नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वीसी एजुकेशन। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, मैं प्रतिदिन आप सबके मध्य एक मॉडल पेपर लेकर आता हूं जिसमें शानदार प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं जो कि पिछले वर्ष के परीक्षाओं में आए हुए होते हैं। आज मैं आप सबके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव। इससे पहले मैं आपके सामने सजीव और निर्जीव का वर्णन कर चुका हूं। आज सूक्ष्म जीव का करेंगे। एक एक लाइन में आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों में से छांट कर लेकर आया हूं, इसलिए आप सबके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। विषाणु। विषाणु के बारे में जैसा कि मैंने आपको सजीव और निर्जीव के वीडियो में बताया था, विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी को विषाणु कहते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी मतलब जो सजीव के संपर्क में रहने पर सजीव की भांति कार्य करे और निर्जीव के संपर्क में रहने पर निर्जीव की भांति कार्य करे, उसे विषाणु कहते हैं। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका है जो जीवाणु फिल्टर में से भी छन जाती है। जीवाणु फिल्टर, जीवाणु को छानने का जो फिल्टर होता है उसको जीवाणु फिल्टर कहते हैं, और उसमें से भी जो निकल कर नीचे आ जाए, इतनी छोटी साइज होती है माइकोप्लाज्मा की, इसलिए सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। बैंगन का लघुपर्ण तिल की फिल्लौड़ी नामक रोग पादप जगत के बहुरूपिया भी कहते हैं। पादप जगत का बहुरूपिया, इसके उदाहरण है इकोलाई और लैक्टोबैसिलस। विषाणु शब्द का अर्थ। विषाणु किसको बोलते हैं? विष प्लस अणु। विष मतलब जहर, तो पॉइजन्स फ्लड। विषाणु शब्द को किसने दिया था? लुईस पाश्चर ने। और इसकी खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने 1892 में। सबसे पहला वायरस जिसकी खोज की थी, तंबाकू मोजेक वायरस टीएमवी, सबसे पहली बार खोजा गया वायरस था। इसके अध्ययन को कहा जाता है वायरोलॉजी। टीएमवी को सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया किसने किया था? स्टेनले ने। मतलब क्रिस्टल के अंदर इसको रख दिया था, पैक कर दिया था, बिल्कुल क्रिस्टलीकृत किया था स्टेनले ने। वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। पोषक कोशिका से बाहर वायरस को वेरियोन कहा जाता है। पोषक कोशिका के बाहर इसको वेरियोन कहते हैं। 5 जगत प्रणाली में से मोनेरा जगत में रखा गया है। वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना है जिसमें प्रोटीन आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए व डीएनए उपस्थित होता है। वायरस के प्रोटीन आवरण को कैप्सिड कहा जाता है। इसमें क्या होता है? ऐसी संरचना होती है जिसमें अंदर ये होता है, ये तो आरएनए डीएनए होता है, और बाहर का जो आवरण होता है ये होता है प्रोटीन का बना हुआ, और ये होता है आरएनए डीएनए। तो ये आवरण जो बाहर का है, जो प्रोटीन का बना हुआ है, इसको बोलते हैं कैप्सिड। यह प्रोटीन की बनी होती है, छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है, जिसे कैप्सोमियर भी कहा जाता है। वायरस अकोशिकीय होते हैं। ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। वायरस में कोशिका भित्ति या झिल्ली अनुपस्थित होती है, और ना ही इनमें प्रोटीन संश्लेषण होता है। इसी कारण एंटीबायोटिक्स का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। अबे वायरस को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्लांट वायरस, मुख्य रूप से 3 भाग हैं। प्लांट वायरस, पादप विषाणु, जंतु विषाणु और भक्षक विषाणु। इसके उदाहरण है, पादप विषाणु के उदाहरण टीएमवी और पीएमवी। टीएमवी मतलब तंबाकू मोजेक वायरस, पीएमवी मतलब पोटैटो मोजेक वायरस, बनाना बुंची टॉप वायरस और टोमेटो लीफ कर्ल्ड वायरस। इन्हें फाइटोफेजिने वायरस भी कहते हैं।
फाइटोफेजेनिक क्यों? पादप को क्या कहते हैं? फाइटो। तो ये फाइटोफेजेनिक हो गया। ऐसे ही जंतु विषाणु क्या कहेंगे? जू। जंतु को जू कहते हैं, तो जू फेजिने हो गया। ऐसे ही भक्षक विषाणु को क्या कहेंगे? फेज। भक्षक को फेज कहते हैं, तो ये फेजिने हो गया। तो जंतु विषाणु के उदाहरण कौन कौन से हो गए? पोलियो वायरस, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस, जुकाम वाला राइनो वायरस जिसकी वजह से जुकाम होती है। और भक्षक विषाणु बैक्टीरियोफेज, कॉलीफेजेज, माइकोफेजेज, इन्हें फेजिने भी कहा जाता है। डीएसडीएनए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, एसएसडीएनए वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, डीएसडीएनए वायरस माइकोफेजेज और एसएसडीएनए वायरस टीएमवी, एचआईवी और पोलियो वायरस। इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक जो वायरस है वो है एसएसडीएनए वायरस, ये वाला। टीएमवी, एचआईवी, पोलियो बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरस है। वेरियोइड्स, वेरियोइड्स की खोज की थी टियोडाइनर ने 1971 में। इनमें छोटा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, परंतु कैप्सिड, कैप्सिड किसको बोलते हैं? जो बाहरी प्रोटीन का जो आवरण होता है उसको बोलते हैं कैप्सिड या कैप्सोमियर। नहीं होता है इसमें प्रोटीन का आवरण। आलू का तर्कु रोग इसका उदाहरण है। डायरेक्ट संरचना होती है इसमें, अंदर जो आरएनडीएनए होता है ऐसी स्प्रिंग आकार में, और बाहर प्रोटीन का जो आवरण होता है वो ऐसे होता है। इसमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता है, डायरेक्ट यही होता है बस। अगला हो गया प्रियोन। प्रियोन की खोज की थी पुसीनर ने। असामान्य प्रोटीन की बलनों से बने होते हैं। रोग मैड काऊ और भेड़ का स्कैपी रोग, इसका आकार वायरस के समान होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये जो प्रोटीन का जो आवरण होता है इसको तो बोलते हैं प्रियोन, और अंदर की ये जो स्प्रिंगनुमा आरएनए डीएनए होता है इसको बोलते हैं वायरोइड्स। बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी विषाणु। बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होते हैं ये। इनकी खोज की थी टोर्ट ने। ये जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, अतः इनका उपयोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी में भी किया जाता है। गंगा जल में T2 फेज नामक जीवाणुभोजी वायरस पाया जाता है। कौन सा वायरस? महत्वपूर्ण प्रश्न है। T2 फेज नामक जीवाणुभोजी वायरस पाया जाता है जो गंगा जल को निर्मल रखने में मदद करता है। इतने समय से गंगा जल का पानी इतना शुद्ध है, क्यों है? उसका कारण क्या है? T2 फेज। इसके उदाहरण है T2 फेज, लैम्डा फेज, 5X174। अगला आ गया जीवाणु, बैक्टीरिया अपने नुकसान भी करते हैं और फायदा भी करते हैं। इनकी खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु के अलावा शुक्राणु की भी खोज की थी। और किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की 1674 में। कब? 1674 में। और एक सरल सूक्ष्मदर्शी भी इन्होंने ही बनाया था सबसे पहले, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और नाम किसने दिया था? एरनबर्ग ने। पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया था किसने? लुईस पाश्चर ने। पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया था लुईस पाश्चर ने। जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान का जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्योंकि जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो जीवाणु विज्ञान का जनक एवी ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक लुईस पाश्चर। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट। याद कर लेना इन सबको।
जीवाणु के सामान्य लक्षण, ये सरल व एक कोशिकीय जीव हैं। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसके कारण इन्हें पादप जगत में रखते हैं। जीवाणु में 17 एस प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणुओं को कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। जीवाणुओं में प्रजनन की सामान्य विधि विखंडन कहलाती है। अब आगे ग्राम धनात्मक जीवाणु और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु। ग्राम धनात्मक जीवाणु क्या होते हैं, दोनों में अंतर समझिए। ग्राम धनात्मक जीवाणु कोशिका भित्ति मोटी होती है, जबकि इनकी पतली होती है। कोशिका भित्ति में वसा की मात्रा कम होती है और इनमें अधिक होती है। ये प्रतिजैविकों से नष्ट हो जाते हैं, ये नहीं होते। और ग्राम धनात्मक जीवाणु में टीकोइक अम्ल पाया जाता है और ऋणात्मक जीवाणु में नहीं पाया जाता। अब कवक। कवक को और क्या बोल सकते हैं अपन? फफूंद। या फंगस। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। ये अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन प्राप्त करते हैं। कवक की कोशिका में अतिरिक्त भोजन संचित रहता है, जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। कवक की कोशिका में रहता है उसको ग्लाइकोजन, जंतु में ग्लाइकोजन और पादप में स्टार्च। न्यूरोस्पोरा कवक को लाल फफूंद भी कहते हैं। लाल फफूंद कौन से कवक को कहते हैं? न्यूरोस्पोरा कवक को। एस्परजिलस नाइजर को काला फफूंद कहते हैं। और काला फफूंद किसे कहते हैं? एस्परजिलस। पेनिसिलियम कवक को नीला या हरा फफूंद कहते हैं। मशरूम एक प्रकार का कवक है जिसमें 51 से 53% प्रोटीन पाया जाता है। सबसे बहुत अधिक प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए कई लोग इसको खाते हैं सब्जी के रूप में। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। पेनिसिलिन नामक दवाई फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की थी। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की थी पेनिसिलिन दवाई फ्लेमिंग ने। जाइमेस एंजाइम प्राप्त किया जाता है यीस्ट से। यीस्ट से विटामिन बी प्राप्त किया जाता है। है लाइकेन। यह कवक और शैवाल के बीच की योजक कड़ी है। कवक और शैवाल के बीच की योजक कड़ी लाइकेन हो गई, और सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी विषाणु। और लाइकेन से क्या बनता है? लिटमस। कौन से लाइकेन से बनता है? रोसला नामक लाइकेन से बनता है लिटमस। ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक कहे जाते हैं। ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्रों में ये विलुप्त हो जाते हैं। साफ सफाई वाली जगह पे ही रहता है लाइकेन। सूक्ष्म जीवों के लाभ। लाभ क्या क्या है? खाद्य सामग्री निर्माण में दही, पनीर, सिरका आदि के निर्माण में जीवाणु का उपयोग किया जाता है। और यीस्ट का उपयोग डबल रोटी पकाने में। कौन से यीस्ट से पकती है डबल रोटी? सैकेरोमाइसिस यीस्ट से कवक रोटी पकाई जाती है। कवक रोटी व जलेबी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। क्लोरेला का उपयोग सूप व अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। क्लोरेला अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन बनाने में उपयोगी है यह अधिकतर। क्लोरेला निर्मित खाद्य सामग्री का उपयोग आइसक्रीम बनाने में भी किया जाता है। औषधि निर्माण में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु से विटामिन B12 तथा एंथ्रेक्नोथ्ड वैसिलाई नामक जीवाणु से रोग प्रतिरोधक पदार्थ तैयार किया जाता है। पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक जीवन रक्षक औषधि बनाई जाती है। इसका उपयोग टीके
वह प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला लाभ है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जीवाणुओं की कई प्रजातियां व अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को पादपों हेतु उपयुक्त यौगिकों में रूपांतरित करने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहलाती है। क्या होता है, जैसे जो दलहनी पौधे होते हैं ना, जिन दलहनी पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, उन गांठों में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, उन गांठों में जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। नाइट्रेट में बदल देता है और नाइट्रोजन जो कि भूमि को उपजाऊ बनाती है, नाइट्रेट से भूमि उपजाऊ बनती है। इसके उदाहरण है दलहनी पौधे जैसे मूंग, मोई, चना, मटर की जड़ गुलिकाओं में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु इसका उदाहरण है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उपयोगी है राइजोबियम जीवाणु। मटर या मूंग या मोठ के पौधे में गांठदार संरचनाओं को जड़ गांठें या गुलिकाएं कहते हैं। जो गांठदार पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं उनको जड़ गांठें या फिर गुलिकाएं कहते हैं। इनमें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने में सहायक हैं। नाइट्रेट से भूमि उपजाऊ बनती है। पौधों में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत यही नाइट्रेट नामक यौगिक है। नाइट्रोजन प्रोटीन की अभिन्न घटक है। अगला लाभ है इसका ह्यूमस निर्माण में। जीवाणु के द्वारा पत्तियां, गोबर व अन्य अपशिष्ट पदार्थ अपघटित होकर ह्यूमस में बदल जाते हैं। इस कारण मृदा उपजाऊ बनती है। गांवों में अपने जैसे गोबर वगैरह को सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं ना, वही पत्ती वगैरह डाल देते हैं, अन्य अपशिष्ट पदार्थ वहाँ पर डाल देते हैं, तो अपघटित होकर ह्यूमस में बदल जाते हैं, जिसके कारण मृदा उपजाऊ बनती है। इसलिए उसको जब उसको बहुत समय तक पटक के रखते हैं, सड़ता है, वो धीरे धीरे सड़ने से वो ह्यूमस में बदल जाता है और उसको फिर खेतों में खाद के रूप में काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मृदा को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी को, इसलिए। अगला है टूथपेस्ट बनाने में। जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस नामक सूक्ष्मजीव का उपयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। टूथपेस्ट बनाने में कौन से सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है? जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। अब हानिकारक सूक्ष्मजीव कौन कौन से हैं? हानिकारक सूक्ष्मजीव में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव, जो सूक्ष्मजीव रोग पैदा करते हैं शरीर में, वो हानिकारक हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को रोगाणु कहते हैं। जैसे मनुष्य में 6 रोग हानिकारक सूक्ष्मजीव है। कुकर खांसी, डिप्थीरिया, टिटेनस, हैजा, मलेरिया, चर्म रोग आदि सूक्ष्मजीवों के कारण होते हैं। ये सब जो बीमारियां सूक्ष्मजीवों के कारण होती हैं। टीबी, कुकर खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, हैजा, मलेरिया, चर्म रोग। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं जंतुओं में सूक्ष्मजीवों से होने वाला भयानक रोग है। एंथ्रेक्स मनुष्यों एवं जंतुओं में सूक्ष्मजीवों की वजह से होने वाला भयानक रोग है। गाय में खुरपका व मुंहपका रोग। गाय में कौन सा रोग होता है इसकी वजह से? खुरपका और मुंहपका रोग। नींबू का कैंकर जीवाणुजनित रोग है। गेहूं में रस्ट रोग लगता है, कवक जनित है। भिंडी का पीत सिरा मोज़ेक। भिंडी में होता है ये रोग, पीत सिरा मोज़ेक। ये वायरस जनित है, वायरस की वजह से होता है। गेहूं का रस्ट रोग कवक की वजह से होता है। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु की वजह से होता है। आदि रोग सूक्ष्मजीव द्वारा होते हैं। अब खाद्य पदार्थों को कैसे हानि पहुंचाते हैं, क्या क्या हानि पहुंचाते हैं ये? जैसे अनाज, दाल, पके हुए फल। अनाज, दालें, पके हुए फल, भोजन, अचार आदि सूक्ष्मजीवों के कारण खराब हो जाते हैं। अब जैसे अचार में क्या होता है, वो फफूंदी लग जाती है,
खराब हो जाता है ज़्यादा समय तक रखे रहने की वजह से। भोजन में ऐसे होता है, अनाज में सूक्ष्म जीव लग जाते हैं जिनकी वजह से वो खराब होने लगते हैं, गेहूँ वगैरह। पके हुए फल, कई बार अपन बिना धोए फलों को बिना धोए घर में रख देते हैं, उनमें जो जीवाणु लगे रहते हैं उनकी वजह से वो बढ़ते जाते हैं और अंदर अंदर से पूरा फल खराब हो जाता है। वो भी जीवाणु की वजह से होता है। इसलिए फलों को हमेशा कभी भी कोई भी सब्जी फल कुछ भी लें उसको धो के घर में रखना चाहिए। धो के रखेंगे तो कुछ समय तक ज़्यादा हम उनको उपयोग में ले सकते हैं, एक एक दिन ज़्यादा चल सकते हैं वो। खाद्य पदार्थों को विषाक्त करना, विषाक्त कर देते हैं, जहरीले बना देते हैं खाद्य पदार्थों को। जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु ये जहरीला बना देता है भोजन को, जिससे इन्हें ग्रहण करने वालों को उल्टी व दस्त होने लगते हैं। किसी भोजन में किसी में भी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु अगर आ गया और उसको किसी ने खा लिया तो उसको उल्टी दस्त हो जाते हैं और कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट करना, कई बार एक कपड़ों में लग जाते हैं, कागज़ में लग जाते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं कागज़ एक ही जगह रखा रहता है तो धीरे धीरे गलने लगता है, उसका कारण भी यही है। लकड़ी में, चमड़ा में आदि से बनी सभी प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं को सूक्ष्मजीव खराब कर देते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है। अब इनसे बचाव के क्या उपाय हैं? हानिकारक सूक्ष्मजीवों से कैसे बचा जा सकता है? घरों में अनाज, दालें, कपड़े आदि को समय समय पर धूप में सुखाएं। क्यों? क्योंकि अगर उसको सुखा कर रखेंगे, नमी रहेगी तो नमी की वजह से ज़्यादा जल्दी उनमें रोग लगेगा, और अगर उनको सुखा कर रखेंगे तो कुछ समय तक हम बचा कर रख सकते हैं। इसलिए बीच बीच में उनको धूप में सुखाते रहें जिससे उनमें नमी खत्म हो जाए। पकाई हुई दाल, दूध आदि भोज्य पदार्थों को ठंडी जगह में रखना। अब जीवाणु कैसे नष्ट होते हैं? या तो गर्मी की वजह से या फिर ज़्यादा ठंडे में नहीं आते हैं वो, तो या तो उनको बीच बीच में गर्म करते रहें। जैसे दूध है, दूध को अपन क्या करते हैं, सुबह गर्म कर दिया, अगर उसको शाम को गर्म नहीं किया, सुबह गर्म करके रख दिया, शाम को नहीं कर पाए गर्म, तो वो ख़राब हो जाता है, फट जाता है। इसलिए दूध को सुबह गर्म करो, शाम को गर्म करो, या फिर फ्रिज में रखो, या तो ठंडी जगह पर या फिर गर्म। इसलिए पकाई हुई दाल, दूध आदि भोज्य पदार्थों को ठंडी जगह में रखना। अचार में तेल, मुरब्बे में शक्कर आदि डालना। अचार में तेल और मुरब्बों में शक्कर ऊपर तक रहनी चाहिए, वो डूबे हुए उसमें रहने चाहिए। सिरके का उपयोग कर भोज्य पदार्थों को सुरक्षित करना। सिरके का उपयोग करना चाहिए भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में। धान एवं दालों में पारे की गोली डालते हैं अपन दालों में, गेहूं में, इनमें, या फिर नीम की पत्तियों का उपयोग करते हैं जिससे कि वो खराब नहीं हो। खाद्य परीक्षण, खाद्य पदार्थों व भोजन की पौष्टिकता व गुणवत्ता को यथावत बनाए रखने की प्रक्रिया को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। खाद्य परिरक्षण खाद्य पदार्थों को एवं भोजन की पौष्टिकता एवं उनकी गुणवत्ता को जैसी है वैसी बनाए रखने की प्रक्रिया को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। खाद्य परिरक्षण के सामान्य तरीके, कैसे हम उनको उनकी गुणवत्ता और पौष्टिकता को एज इट इज़ बना के रख सकते हैं। शीतलन के द्वारा, रेफ्रिजरेटर का तापमान क्या रहता है? कम, तो रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया में तापमान कम होता है। कम ताप पर सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रिया की दर में अत्यधिक कमी आ जाती है। कम ताप में टेम्परेचर कम होता है तो सूक्ष्म जीव कम आते हैं वहाँ पर, जिससे इनकी वृद्धि नहीं होती है। अतः रेफ्रिजरेटर के अंदर रखने पर खाद्य सामग्री जल्दी खराब नहीं होती है। इसलिए खाद्य परिरक्षण के सामान्य तरीके में एक तो क्या हो गया, शीतलन, रेफ्रिजरेटर का उपयोग करना। आजकल किसान एवं व्यापारी फलों, सब्जियों आदि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए शीत गृहों, कोल्ड स्टोरेज का उपयोग करते हैं। एक बड़ा फ्रिज होता है, कमरे की साइज़ का फ्रिज होता है, उसमें रखते हैं कई बार सब्जियों को, किसान भी। निर्जमीकरण,
निर्जमीकरण, जर्म यानी जीवाणु, जर्म यानी जीवाणु, तो निर्जमीकरण। 1 दशक पहले तक इंजेक्शन लगाने के पूर्व कांच की सिरिंज व सुई को उबलते हुए पानी में गर्म करते थे। पहले क्या करते थे, जैसे इंजेक्शन किसी के भी लगाते थे, इंजेक्शन का उपयोग करने से पहले कांच की सिरिंज या फिर सुई को उबलते हुए पानी में, गर्म पानी में गर्म करते थे, जिससे उसमें जो जीवाणु होते थे वो मर जाते, फिर उसका उपयोग करते थे। इंजेक्शन की सिरिंज एवं सुई को उबलते जल में गर्म कर रोगाणु मुक्त करने की प्रक्रिया को निर्जमीकरण कहते हैं। उस प्रक्रिया को निर्जमीकरण कहते हैं। उसमें जो जीवाणु है वो नष्ट हो जाते थे गर्म पानी की वजह से। जर्म्स कहाँ ख़त्म हो सकते हैं, या तो ज़्यादा गर्म में या फिर ज़्यादा ठंडे में, तो गर्म करके उसके जीवाणुओं को मारना निर्जमीकरण कहलाता है। ऑपरेशन के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले औजारों एवं सामग्री को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने हेतु ऑटोक्लेव नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, जो प्रेशर कुकर की भांति कार्य करता है। पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा भी वस्तुओं को रोगाणु रहित किया जाता है। अब है पाश्चुरीकरण। वो तो हो गया निर्जमीकरण, और ये आ गया पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण में क्या है, पाश्चुरीकरण में क्या है, दूध व अन्य खाद्य पदार्थों को डिब्बों में अथवा बोतलों में भरने से पहले, अब जैसे पैकिंग का दूध आता है थैली में, ये क्यों 3-4 दिन तक खराब नहीं होता, क्योंकि इसको 60 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। कितने, 30 मिनट तक 4-5 बार ऐसी प्रक्रिया को दोहराते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो जीवाणु होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, और वो वृद्धि नहीं कर पाते, जल्दी वृद्धि नहीं कर पाते। इसलिए वो 2-3 दिन तक सही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है, इसलिए उसको पैक करके बेचते हैं। तापमान पर 30 मिनट तक गर्म कर ठंडा किया जाता है। यह प्रक्रिया 2 से 3 बार करने से इनमें उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। यह विधि पाश्चुरीकरण कहलाती है। 2-3 बार गर्म करने से उसमें सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, यह विधि पाश्चुरीकरण कहलाती है। अगला है निर्जलीकरण। इसमें खाद्य पदार्थों से जल को निकाल दिया जाता है, जल को बिल्कुल सुखा दिया जाता है। जैसे अनाज और दालों में नमी हटाने के लिए इन्हें धूप में सुखाया जाता है। अनाज में अगर नमी रह जाती है उसमें जल्दी कीड़ा लग जाता है, उसमें जल्दी जीवाणु आ जाते हैं, इसलिए उसकी बिल्कुल नमी को सुखाकर फिर उसको रख दिया जाता है, जिससे वो जल्दी खराब नहीं होता है। अगला है उबालकर। द्रव खाद्य पदार्थों को उबालकर उनमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। किसी भी चीज़ को उबालकर, जैसे दूध को सुबह उबालते हैं फिर शाम को उबालते हैं, सुबह से शाम तक वो रखा रहता है, जब तक उसमें फिर जैसे धीरे धीरे जर्म्स लगने लगते हैं, जीवाणु आने लगते हैं, फिर उसको उबाल दिया जाता है, जिससे उसके फिर जो भी जीवाणु आते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उसको सुबह शाम जल्दी, मतलब बीच बीच में उबालते रहना चाहिए। रसायनों का उपयोग कर। ऐसे पदार्थ जो खाद्य पदार्थ परिरक्षण में मदद करते हैं, वे परिरक्षक कहलाते हैं। उदाहरण है सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग शरबत, स्क्वॉश, केचप आदि के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है नमक, शक्कर, तेल व सिरके का उपयोग। नमक, शक्कर, तेल व सिरके का उपयोग कर मांस, अचार, जैम, जेली और सब्जियों के परिरक्षण में नमक, शक्कर, तेल व सिरके का उपयोग किया जाता है। इनको बचाने के लिए नमक, शक्कर, तेल और सिरके का उपयोग किया जाता है, इनकी सुरक्षा के लिए। सूक्ष्मजीवनाशक पदार्थ। सूक्ष्मजीवनाशक पदार्थ में क्या है, गंदे हाथों को धोने के लिए साबुन का उपयोग किया जाता है। गंदे आंगन, शौचालय, स्नानघर आदि को जीवाणु रहित करने के लिए फिनाइल का उपयोग किया जाता है।
कई बार अपन क्या करते हैं, जैसे अपने हाथ गंदे हो रहे हैं, गंदे हाथों से कोई भी खाने की चीज़ उठा ली तो वो पूरा खाना फिर थोड़ी देर बाद खराब हो जाता है। क्यों? गंदे हाथों की वजह से उनमें जीवाणु रहते हैं। तो उन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए साबुन से हाथ धोते हैं, या फिर अपने घर में नीचे ज़मीन पर कोई भी जीवाणु आ जाते हैं धीरे धीरे, उनको साफ करने के लिए अपन फिनाइल का उपयोग करते हैं। जल को जीवाणु रहित करने के लिए, जल को जीवाणु रहित कैसे करते हैं? क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट आदि पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कार्बोलिक अम्ल का उपयोग सूक्ष्म कीटनाशक पदार्थ के रूप में किया जाता है। ये हो गया साहब अपना सूक्ष्म जीव। तो साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि अगर कोई भी वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसका लाभ